26/11 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो हमला है जिसने भारत की सुरक्षा की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। ये कहानी सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं है, बल्कि उन कमजोरियों की है जिन्होंने देश को कह सकते हैं कि जगा दिया। तो चलिए समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक हमले ने भारत को अपनी डिफेंस और डिप्लोमेसी की पूरी किताब को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। तारीख थी 26 नवंबर 2008 और ये सिर्फ एक दिन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय की शुरुआत थी। 166 जाने गईं। अब ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये 166 परिवारों का दर्द है, पूरे देश का सदमा है। और बस इसी सदमे ने भारत को वो सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया जिनके जवाब ढूंढना अब बहुत ही जरूरी हो गया था। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी, सिर्फ 10, समंदर के रास्ते से मुंबई में घुसे और उन्होंने सपनों के शहर को, मुंबई को, एक वॉर जोन में बदल दिया। पूरे 4 दिनों तक, होटलों से लेकर रेलवे स्टेशन तक, ऐसा लगा जैसे शहर की धड़कनें ही थम गई हों। ये कोई आम हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये भारत के दिल पर एक बहुत ही सोची समझी चोट थी। ये हमला जितना भयानक था ना, उतना ही शर्मनाक भी। पता है क्यों? क्योंकि इसका जो स्केल था और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया, वो चीख चीख कर बता रहा था कि भारत के सिक्योरिटी सिस्टम में कितनी बड़ी, कितनी गहरी दरारें थीं। एक तरह से कहें तो ये हमला हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों का लाइव टेलीकास्ट जैसा था। तो आतंकवादियों ने हमारी 2 सबसे बड़ी कमजोरियों को पकड़ा। सबसे पहली, हमारी कोस्टल सिक्योरिटी। सोचिए, भारत की हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा उस वक्त लगभग लावारिस पड़ी थी। और दूसरी बड़ी कमजोरी थी हमारी लोकल पुलिस, जो ऐसे मॉडर्न वॉरफेयर के लिए, इस तरह के हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ट्रेनिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके पास सही हथियार तक नहीं थे। और बस इन्हीं सब वजहों से इस ट्रेजेडी को भारत का वेकअप कॉल कहा जाता है। ये वो अलार्म था, वो चेतावनी थी, जिसने देश को अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की पूरी किताब को फाड़कर फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। तो इस वेकअप कॉल के बाद भारत नींद से जागा और अपनी सुरक्षा में वो बदलाव किए गए जो पता नहीं कितने सालों से अटके पड़े थे। एक के बाद एक नई एजेंसियां बनी, नई संस्थाएं बनाई गईं, और इन सबका बस एक ही मकसद था, उन सारी गलतियों को सुधारना जिनकी वजह से 26/11 जैसा हमला मुमकिन हो पाया था। तो ये जो नया सुरक्षा चक्र बना, इसके 3 सबसे मजबूत पिलर्स थे। पहला, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मतलब NSG का विस्तार। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसे हम नेट ग्रिड के नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों आखिर हैं क्या और काम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NIA की। देखिए, 26/11 से पहले क्या होता था? आतंकवाद की जांच अलग अलग राज्यों की पुलिस के बीच बढ़ जाती थी, और नतीजा, तालमेल की जबरदस्त कमी। NIA को बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो किसी भी राज्य में जाकर बिना किसी रोक टोक के टेरर से जुड़े केस की जांच कर सकती है। अब आते हैं नेट ग्रिड पर। जरा सोचिए, हमले से पहले इंटेलिजेंस की जानकारी एक पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों जैसी थी। मतलब किसी एक एजेंसी के पास हवाई यात्रा का डेटा है तो दूसरी के पास बैंक ट्रांजैक्शन का। कोई तालमेल ही नहीं था। नेट ग्रिड को एक मास्टरमाइंड की तरह बनाया गया। इसका काम था इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ना, पूरी तस्वीर देखना और किसी भी खतरे को उसके पैदा होने से पहले ही भांप लेना। अच्छा, सिर्फ जांच की बात नहीं थी। एक्शन लेने में जो टाइम लगता था, उसे कम करना भी बहुत जरूरी था। याद कीजिए, मुंबई हमले में NSG कमांडोज को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में घंटों लग गए थे। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। इसी को सुधारने के लिए देश के बड़े बड़े शहरों में NSG के रीजनल हब्स बनाए गए। और इतना ही नहीं, राज्यों ने भी अपनी खुद की एलीट कमांडो फोर्स तैयार की, जैसे महाराष्ट्र में फोर्स 1, ताकि हमला होते ही कुछ ही मिनटों के अंदर जवाबी कार्रवाई शुरू हो सके। तो ठीक है, देश की अंदरूनी सुरक्षा तो मजबूत हो गई, लेकिन उस देश का क्या जिसने ये हमला करवाया था? बस यहीं से भारत की डिप्लोमेसी का, उसकी कूटनीति का एक नया और काफी आक्रामक चैप्टर शुरू होता है। इस एक हमले ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहते हैं कि जंग के मैदान में एक दुश्मन का जिंदा पकड़ा जाना सबसे बड़ी जीत होती है, और आतंकवादी अजमल कसाब का जिंदा पकड़ा जाना भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उसका कबूलनामा कोई इल्जाम नहीं था, वो एक सीधा सबूत था, एक ऐसा पक्का सबूत जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता था। और बस इसी सबूत को हाथ में लेकर भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया।
ये एक जबरदस्त डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव था। भारत ने दुनिया को साफ साफ दिखाया कि वो आतंकवाद का कितना बड़ा शिकार है, और पाकिस्तान पर इतना इंटरनेशनल प्रेशर बनाया गया कि उसे अपने ही घर में बैठे आतंकी आकाओं पर एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो फिर डिप्लोमेसी से लेकर सिक्योरिटी तक 26/11 की सबसे बड़ी सीख, उसकी स्थायी विरासत क्या है? अगर हम 2008 के भारत की तुलना आज के भारत से करें तो ये बिल्कुल साफ है कि देश ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, और ये एक ऐसा बदलाव है जिसे हर लेवल पर महसूस किया जा सकता है। फर्क खुद देखिए, 2008 में हमारी समुद्री सीमा एक तरह से खुली पड़ी थी। आज एक मल्टी लेयर्ड कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम है। पहले इंटेलिजेंस की जानकारी टुकड़ों में बिखरी हुई थी। आज एक सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस ग्रिड है जो हर संदिग्ध हरकत पर नजर रखता है। सच कहूं तो ये जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शायद सिस्टम में नहीं, लोगों में आया। इस एक त्रासदी ने धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश को आतंकवाद के खिलाफ एक कर दिया। मुंबई के लोगों ने उस मुश्किल वक्त में जिस तरह एक दूसरे की मदद की, उसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की असली ताकत उसकी एकता में ही है। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि 26/11 के जख्मों ने भारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अलर्ट बनाया है। लेकिन इतिहास हमें एक बात और सिखाता है कि सबक भुलाने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, क्या हम हमेशा इतने ही चौकन्ने रहेंगे? क्या ये सबक हमारी यादों में हमेशा ताज़ा रहेगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।